एक गांव था, डेरा। डेरा गांव के लोग खुशहाली से रहा करते थे। सबकी फसल और खेती सही चल रही थी। उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था, दीनू। सब उसे दीनू काका कहकर पुकारते थे। एक रात दीनू काका दूसरे गांव से किसी रिश्तेदार से मिलकर लौट रहा था। चारों ओर सन्नाटा था और घने जंगल थे। रात काफी हो चुकी थी। दीनू काका बस जल्दी से अपने घर पहुंचकर रिश्तेदार से मिली मिठाइयों को अपने नाती पोतों को देना चाहते थे। वे अपनी ही धुन में चले आ रहे थे कि अचानक उन्हें पास की झाड़ियों में कुछ हिलता दिखाई दिया। वो अचानक से रुक गए और अपनी लाठी तान ली। उन्हें पता था कि आसपास के जंगलों में कोई बड़ा जानवर नहीं था। उनका शक सही था। झाड़ियों के पीछे से एक छोटा सा खरगोश निकलकर बाहर आता है। दीनू काका जल्दी से उसे लाठी से डराकर भगा देते हैं। जैसे ही वे गांव की दिशा में मुड़ते हैं तो अचानक उन्हें सामने काला विशालकाय राक्षस दिखाई देता है। दीनू काका उसे देखकर एकाएक डर जाते हैं और पीछे खिसकने लगते हैं, पर वह राक्षस धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहते हो? तुमने मेरा सब कुछ ले लिया, मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली। मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। थोड़ी देर में सब जान जाओगे। दीनू काका यह सुनकर घबरा जाते हैं और अपनी लाठी से राक्षस को डराने के लिए वार करते हैं। राक्षस यह देखकर गुर्राने लगता है और उनकी लाठी को छीनकर टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसके बाद वह उनको उठाकर जंगल के अंदर ले जाता है। ऐसा अब गांव में अक्सर होने लगता है। दो लोग और अचानक ही लापता होने लगते हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यह आखिर हो क्या रहा है। फिर एक दिन अचानक नदी में दीनू काका की लाश तैरती मिलती है। गांव में कोहराम सा मच जाता है। आस पड़ोस के गांव में यह खबर आग की तरह फैलती है। जो दो और लोग लापता हो गए थे उनके भी घर में मातम छा जाता है। पुलिस छानबीन करती है पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिल पाता है। बात डीएसपी गंभीर सिंह के पास पहुंचती है। सर, हमारे गांव में पिछले एक हफ्ते से करीब 3 लोग लापता हो गए हैं। उनमें से एक की लाश नदी में तैरते हुए मिली है। पुलिस ने कोई जांच नहीं की, बस रिपोर्ट बनाकर चले गए। देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि पुलिस ने जांच नहीं की है। मैं खुद इस केस पे नजर बनाए हुए हूं। हमें थोड़ा वक्त दीजिए। नहीं सर, अगर आपने 2 दिन के भीतर कातिलों को नहीं खोजा तो हम हाईवे जाम कर देंगे। देखिए सरपंच जी, आप जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं, हम उपाय करते हैं। ठीक है डीएसपी साहब, आप 7 दिनों के भीतर कातिलों को खोज निकालिए। हम वायदा करते हैं हमारी तरफ से कोई हंगामा नहीं होगा। डीएसपी गंभीर सिंह सोच में पड़ जाते हैं। फिर अचानक उन्हें डिटेक्टिव अनाया की याद आती है। वह तुरंत अनाया को फोन मिलाते हैं। गुड आफ्टरनून डीएसपी साहब, कहिए इस बार कैसा केस है? अरे अनाया जी, आपने तो मेरी मन की बात पढ़ ली। और नहीं तो क्या। खैर बताइए सर कि आखिर इस बार कैसा केस है? देखिए मिस अनाया, एक गांव है डेरा। हाँ, मैंने नाम सुना है। उस गांव में 3 लोग लापता हो गए हैं और उनमें से एक की लाश नदी में तैरती हुई मिली है। मैं चाहता हूं कि आप जाएं और इस केस की तफ्तीश करें। डिटेक्टिव अनाया डेरा गांव पहुंचती है। वहां उसे पता चलता है कि दीनू काका की लाश का एक दिन पहले ही अंतिम संस्कार हो चुका है। वह फिर पुलिस इंस्पेक्टर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूछती है।
इंस्पेक्टर अनाया को एक फाइल देता है। अनाया सारी रात फाइल लेकर पढ़ती है और फिर सुबह उस गांव के लोगों से पूछताछ करती है। सारी जानकारी लेने के बाद अनाया को यह बात समझ में आई कि सारे लोग उस वक्त गायब हुए जब वह अपने घर पहुंचने के लिए निकले थे। वह फौरन गांव के आसपास की सड़कों पर छानबीन करने लगती है। अचानक एक जगह उसे कुछ मिठाई के टुकड़े दिखाई देते हैं। उसने रिपोर्ट में पढ़ा था कि दीनू काका की लाश के जेब से कुछ मिठाई के अंश मिले थे। अनाया समझ गई कि हो ना हो इसी जगह से ही दीनू काका के साथ कुछ ना कुछ घटा था। फिर वह आसपास के इलाके में मिठाई के कुछ और अंश ढूंढने लगती है। थोड़ी देर के बाद उसे कुछ मिठाई के डब्बे दिखाई देते हैं। फिर वह उस डब्बे के आगे तलाशने लगती है। थोड़ी दूर और जाने के बाद उसे फिर से कुछ मिठाई के टुकड़े नजर आते हैं। तभी अनाया को सामने एक छोटी पहाड़ी नजर आती है। उस पहाड़ी में दूर से ही एक गुफा नजर आ रही थी। अनाया अपना गन चेक करती है और उस गुफा की ओर बढ़ जाती है। जैसे ही वह उस गुफा के अंदर दाखिल होती है, वहां का नजारा देखकर वह चौंक उठती है। वहां अंदर बाकायदा एक कमरा बना हुआ था। अनाया जब अपना टॉर्च जलाती है तो उसे सामने एक लाश दिखाई देती है। वह लाश काफी पुरानी थी। वह लाश बहुत लंबी चौड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी पहलवान की लाश हो। वह टॉर्च से अगल बगल देखती है। वहां का मंजर देखकर वह चौंक जाती है। सामने दो लोगों के कटे हुए सर रखे हुए थे। उन दोनों सरों को अनाया पहचान जाती है। यह उन दोनों के सर थे जो कि गांव से लापता हो गए थे। अनाया सोच में पड़ जाती है। दो कटे हुए सर और एक अज्ञात लाश। वह समझ जाती है कि यहाँ कोई और ही माजरा चल रहा है। अनाया फैसला करती है कि वह बाहर छुपकर देखेगी कि यहाँ कौन आता है। कुछ घंटों बाद शाम हो जाती है। अनाया दूर से उस गुफा पर नजर लगाए हुए थी। शाम होते ही वह देखती है कि एक आदमी गुफा की ओर आ रहा है। उसके लंबे बाल और दाढ़ी थी। उसने काले कपड़े पहने हुए थे। दिखने में वह व्यक्ति किसी तांत्रिक जैसा लग रहा था। वह तांत्रिक गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर से थोड़ी देर बाद एक धीमी रोशनी दिखाई देती है। उसके बाद अनाया को किसी के मंत्र पढ़ने की आवाजें आती है। अभी तक अनाया के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे गुफा के पास हलचल दिखाई देती है। अनाया तुरंत अपनी बंदूक निकाल लेती है। वह अब उस तांत्रिक को गिरफ्तार करने का फैसला कर लेती है। एकाएक गुफा से एक व्यक्ति निकलता है। उसे देख अनाया के होश उड़ जाते हैं। वह देखती है कि जो आदमी बाहर आ रहा है वह उस पहलवान की लाश थी जो उसने अभी कुछ घंटे पहले देखा था। उसे समझ में नहीं आता कि जिस इंसान की लाश अभी मृत पड़ी थी उसमें जान कैसे आ गई। अनाया को समझते देर नहीं लगती कि यह एक काला जादू का केस है। वह तुरंत उस गुफा के अंदर जाती है। वह दबे पांव से अंदर प्रवेश करती है। वह तांत्रिक जो थोड़ी देर पहले गुफा पे आया था, वही तांत्रिक आग जलाकर कुछ मंत्र पढ़ रहा था। खबरदार, तो तुमने अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया। वह आदमी अनाया को अचानक देखकर डर जाता है और वहां से भागने लगता है। अनाया भी उसके पीछे भागती है। थोड़ी दूर भागने के बाद वह आदमी एक स्थान पर रुक जाता है। अनाया बोलती है, अब तुम मेरे साथ थाने चलोगे। मूर्ख लड़की, तूने अपनी मौत बुला ली है। इतना कहकर वह तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। अनाया उसकी तरफ बढ़ती है, पर उसे अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। जब वह पीछे मुड़ती है तो उसे वही जिंदा लाश
अपने पीछे दिखाई देती है। वह अनाया के ऊपर हमला करता है। अनाया उसके वार से किसी तरह बच जाती है और उसके ऊपर 2 गोलियां चला देती है, पर उस लाश को कुछ असर नहीं होता। वह उसके पास बढ़ने लगती है। अनाया समझ जाती है कि यह लाश वह तांत्रिक के कंट्रोल में है। अनाया तुरंत अपना पिस्तौल उस तांत्रिक के हाथ में रखे खोपड़ी की ओर करके गोली चलाती है। वह खोपड़ी टूट जाती है और वह जिंदा लाश बेजान होकर गिर जाती है। वह तांत्रिक भागने की कोशिश करता है, पर अनाया उसके पैर पे गोली चला देती है। वह तांत्रिक गिरकर कराहने लगता है। अनाया तुरंत ही पुलिस को बैकअप के लिए फोन करती है। तांत्रिक, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। आखिर तुमने क्यों शरीफ लोगों की हत्या की? तांत्रिक अब समझ चुका था कि वह अब बच नहीं सकता। वह अनाया को एक कहानी सुनाता है। हम शरीफ लोग थे, मैं और मेरी माँ। हमारी काफी बड़ी जमीन थी जिसे गांव के कुछ लोग हड़पना चाहते थे। उन्होंने मेरी माँ को डायन बताकर मार डाला और मुझ पर भी जानलेवा हमला किया। कुछ दिनों बाद मेरे सपने में मेरी माँ आई और मुझसे बदला लेने के लिए कहा। मैंने बदला लेने के लिए तंत्र विद्या सीखी और अपनी माँ की आत्मा को एक मरी हुई लाश के अंदर डाल दिया। पर तुम्हें ये लाश कैसे मिली? यह एक आदिवासी था। इसकी लाश को मैंने इसके कबीले से खरीद लिया था। उसके बाद हमने एक एक करके बदला लेना शुरू किया। आज हम सरपंच को मारकर बदला पूरा करने वाले थे। तुम्हारे साथ वाकई में बुरा हुआ। खैर, अब तुम्हारे केस का फैसला अदालत करेगी।